डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 142 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 143 से मुलाहिज़ा फरमाएं। अचानक मैंने कोठी के दरवाजे से चंद असलियाबदस्त अफराद को निकलते देखा। ये मार्टी, चंदन, गौहर शाह और ताज थे। बाकी मज़कूरा इनके दो साथियों में से एक था, दूसरा शायद अंदर का ही काम आ चुका था। गौहर शाह और ताज कुछ चलने के काबिल नजर आते थे, अगरचे सहारे के बल बोते पर थे। इन्हें सही सलामत निकलते देखकर मेरे साई साई करते जहन में बेशतर खदशात उभरने लगे। क्या खबर इन्होंने धोखे और फरेब की सजा के तौर पर रानी शोभा देवी और रमेश को हलाक कर डाला हो। कोया किस्सा इधर ही मुकने लगा था। अब ये लोग एक ही कार में ठुस ठुस आकर बैठने की कोशिश ही में थे कि अचानक मेरी धड़कती नजरों ने एक और मंजर देखा। रमेश को मैंने मरकजी दरवाजे पर नमूदार होते देखा, यूं कि उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थे। रमेश को आज पहली बार यू एक्शन स्टाइल में देखकर लम्हा भर को मेरी आंखें फैल गई थी। यह हरकत उसकी बिलाशुबा डराना वार ही कही जा सकती थी और इसमें उसकी भी जान को खतरा था। लेकिन शायद वो भी सर पर कोई मजनूनाना धुन सवार किए हुए ही अंदर से उनके पीछे लपका था। उसने दोनों पिस्तौलों से बैक वक्त ग्रे कार की जानिब फायर छोंकना शुरू कर दिए। एक चीख उभरी, फिर दूसरी। मेरी फैली हुई आंखों ने मार्टी के आदमी को और फिर चंदन को अपना सीना पकड़ते देखा। इन दोनों की बदकिस्मती ये थी कि इन्हें कार के अंदर आखिर में सवार होने का मौका मिल सका था, जो उनके लिए मौत का पयाम्बर साबित हुआ। रमेश अग्रवाल पर इस वक्त वहशियाना जनून सवार था। वो अपने दोनों हाथ सीधे किए अंधाधुंध कार पर गोलियां बरसाया जा रहा था। अगरचे वो खुद भी खतरे की जद में था, मगर शायद आज उसने तहिया कर रखा था कि जब तक उसके दोनों पिस्तौल कार और कार सवारों को खत्म न कर डालें, वो पीछे हटने वाला नहीं। कई गोलियां कार की बाड़ी और खिड़कियों के शीशों पर भी पड़ी थी। तभी अंदर से जवाबी फायरिंग हुई और अगले ही लम्हे मैंने रमेश को कर्मनाक चीख के साथ लड़खड़ाते देखा। गोली कार के अंदर ही से दागी गई थी। मैंने रमेश को लड़खड़ाते देखा। अगली फायरिंग से पहले ही किसी ने अकब से रमेश को दबोच कर भींच लिया। कार स्टार्ट हो चुकी थी। अगले लम्हे उसके टायर समखराश आवाज के साथ चिचराए और वो उछल कर आगे बढ़ गई। मैं लपक कर पीछे की जानिब दौड़ा और दूसरे गेट से बाहर लिंक रोड पर आ गया। वहां मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई टैक्सी रिक्शा नजर नहीं आया। वक्त बहुत कम था, क्योंकि मेरे अब तक के मोहतात अंदाजे के मुताबिक दूसरे गेट से हमला आवरों की कार निकलने वाली थी। दफातानी मुझे दाएं जानिब एक बाइक साइड स्टैंड से खड़ी नजर आई। इसका सवार दीवार से लगा खड़ा अपनी फितरी जरूरत पूरी कर रहा था। मैं तेजी से उसकी बाइक की जानिब लपका। हस्ब तवक्का चाबी स्विच में लगी हुई थी। अगले 1 मिनट बाद मैं इस पर सवार था और किक लगाकर स्टार्ट भी कर चुका था। फिर जब तक दीवार से लगा खड़ा शख्स मेरी जानिब दौड़ता, मैं बाइक को गेयर और रेस दे चुका था। वो किसी अरने भैंसे की तरह उछल कर दौड़ पड़ी। ये एहतियात लाजम थी कि मज़कूरा दूसरे गेट से मुतवक्का तौर पर बरामद होने वाली कार के सवारों को ताक़ुब का शक न हो पाए। इसलिए मैं दीगर राहगीरों में शामिल हो गया। चंद लम्हों बाद ही एक जोरदार सन्नाटे से मैंने ग्रे कार को निकलते देखा और सड़क पर आते ही उसने भौचाल मचा दिया। ट्रैफिक होने के सबब कई गाड़ियों ने ब्रेक लगाए थे। ग्रे कार को अब मार्टी ड्राइव कर रहा था। वो उसे घुमाता हुआ तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाता ले जा रहा था। मैंने बाइक उसके ताक़ुब में लगा दी। अब हम मेन शाहराह पर थे। इसी वक्त कहीं करीब ही मुझे पुलिस सायरन की आवाजें भी सुनाई देने लगी। यकीनन कोठी नंबर 13 के किसी करीबी मकीन ने पुलिस को फोन कर दिया था। लेकिन पुलिस गाड़ियां जो 2 थीं, हमें क्रॉस करती गुजर गईं। इनका रुख उसी पाम हाउसेस की जानिब था। इन्हें खबर भी नहीं हो सकी थी कि असल मुजरिम इनकी नाक के नीचे बिल्कुल करीब से गुजर चुके थे। एक और शाहराह पर जब गाड़ी घूमी तो मुझे अंदाजा होने लगा कि इनके मंजिल मुजाफात की जानिब है। गोया इनका रुख बांद्रा वेस्ट यानी हार्बर हाउस की जानिब था। जैसा कि मज़कूरा हुआ, यही रास्ता पाली हिल्स की जानिब भी जाता था, जहाँ जसवंत राय का भी ठिकाना था, मगर वो बांद्रा वेस्ट से 30-40 किलोमीटर के फासले पर था। इनका रुख बहरहाल हार्बर हाउस की जानिब ही था। बाइक भगाते हुए यह ख्याल अचानक ही मेरे तेजी से सोचते हुए जहन में क्लिक हुआ था कि मैं इनके ठिकाने से वाकफियत तो रखता ही हूँ और इनका रुख भी उधर ही है, तो क्यों ना वापस पलटा जाए और पाम हाउस से जाके कोठी नंबर 13 की खबर ली जाए। यह ख्याल आती मैंने बाइक को ब्रेक लगा दिए, वापस पलटा और रफ्तार बढ़ाता चला गया। मेरा जहन इस वक्त अनगिनत सोचों की जद में था। इसी दौरान एक और ख्याल उभरा कि पाम हाउसेस की खबरें तो टीवी और नेट पर भी सुनी जा सकती थी। ज्यादा बेहतर था कि अपने साथियों की तरफ रुख किया जाए। तमाम सर सूरत हाल और दुश्मनों के
बीच ग्रुप बंदी से फौरी तौर पर तारिक और रूमी का आगाह होना बेहद जरूरी था, और यूं भी वो दोनों मेरी वापसी के मुंतजिर थे। मैंने बाइक मतलूबा होटल की जानिब मोड़ ली। निस्फ घंटे में मैं वहां पहुंचा, मगर बाइक को होटल से जरा दूर किसी चाप के सामने छोड़कर लोगों के हजूम में शामिल होकर वहां से मटर गश्त करने के अंदाज में चलता हुआ अपने होटल आ गया। फंटास्टिक। मेरी जुबानी अब तक की सारी राम कथा सुनने के बाद रूमी ने चटकारा लेने के अंदाज में कहा। हुमैरा जो मेरी गैर मौजूदगी और मौजूदा हालात से परेशान और तशवीश सदा हो रही थी, मेरी तौसीफ पर वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। तारिक अलबत्ता ये सब सुनने के बाद संजीदा सा हो गया। एक बात की समझ नहीं आई। हुमैरा सोचते हुए बोली। सब यक बयक उसका चेहरा तकने लगे। जब गौहर शाह वगैरह के पास वो सीडीज थी ही नहीं, तो फिर मार्टी और रमेश वगैरह को एक दूसरे से पंगा लेने की जरूरत क्यों पेश आई? वो तो बाद की बात थी। मेरा ख्याल है असल तैश इन्हें उनकी फरेबकारी और फतूर नीयत के आश्कार होने पर आया होगा। तारिक मेरी जुबानी सारी कथा सुनने के बाद क्या आजराई करते हुए बोला। चूंकि बकौल तुम्हारे उसने मेरी तरफ देखते हुए मजीद कहा, रानी शोभा देवी और डॉक्टर रमेश अग्रवाल के दरमियान होने वाली खुफिया गुफ्तगू तुमने ही नहीं बल्कि ताज ने भी सुन ली थी। इसमें क्या शक है कि वो बदबख्त गौहर शाह का एक सायादार हमजाद भी है। दोस्तों के दरमियान भी वो मोहतात रहने वाला आदमी है। उसे जरूर डॉक्टर रमेश की आमद के बाद किसी किस्म का शक हुआ होगा। ये बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। मैंने उसकी तायद में सर हिलाया। अब जल्दी से नटान करो और जो हो के कुंजान साहिली इलाके में वाक़े फार्म हाउसेज में होने वाली गड़बड़ की खबरें जरा सुन लो। रूमी ने फौरन नेट ऑन कर लिया। वो अभी कोई मकामी चैनल सेट ही कर रही थी कि अचानक वो चौंकी और हमें सुनाने की गर्ज से बुड़बुड़ाई। एनसीबी के सीनियर ऑफिसर मिस्टर ब्राउन का ईमेल आया है। मोस्ट अर्जेंट है, मैं जरा ये देख लूं। इसकी बात पर हम तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। हालात के सबब अभी तक हम सेल फोन की सहूलत इख्तियार नहीं कर सके थे। उमेरा का सेल फोन पहले ही वो बदबख्त और जहन्नुम वासिल औरत शकुंतला बर्बाद कर चुकी थी, इसलिए मजबूरन हम नेट और ईमेल ही से काम चला रहे थे। मेरे खुदा, ये क्या गजब हो गया। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर ईमेल ओपन करने के चंद ही सेकंड्स बाद रूमी की कांपती हुई आवाज उभरी। क्या हुआ? हमारे दिल थक से रह गए। T3 और T4 सीरीज हैक कर ली गई है, इसने लर्जा देने वाला इंकशाफ किया। क्या? हम तीनों के मुंह से बैक वक्त बरामद हुआ। न सिर्फ ये बल्कि अब एनसीबी के पास मौजूद वो दोनों अहम सीरीज ब्लैंक डिस्क के अलावा कोई अहमियत नहीं रखती। हुमैरा ने मजीद चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए कहा। हमारे चेहरे फक हो गए थे। ये जरूर इसी सिंडिकेट के किसी माहिर हैकर्स की हरकत होगी। मैं बुड़बुड़ाया, लेकिन इन्हें कैसे इल्म हुआ कि? तारिक कुछ कहते कहते रुका तो रोमी बोली। मिस्टर ब्राउन के मुताबिक इनके तफ्तीशी अमल से इन पर यह बात आश्कार हो गई होगी। तारिक, तुम्हारे पास जो सीरीज मास्टर कॉपी है वो चेक करो जरा, मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। मेरी बात पर तारिक यकदम अपनी जगह से उठा। इस दौरान में रूमी ने नेट ऑफ कर दिया। तारिक ने धड़कते दिल से सीरीज रूम में एक डिस्क डाली और अगले लम्हे वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। यहाँ भी खाली डिस्क के सिवा कुछ नहीं। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह थके थके लहजे में बोला और हमारे चेहरे सुध कर रह गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी सीरीज तो महफूज थी। मैं चीखने के अंदाज में बोला। इन अहम सीरीज की प्रोग्रामिंग ही इस तरह की गई होगी कि अगर ये किसी और के हाथ लग जाए तो खुफिया सिग्नल के जरिए इन्हें मालूम हो जाए, और न सिर्फ ये बल्कि वह फौरन हैक करने के बाद इन्हें साफ कर दें। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर मैंने जैसे सर पकड़ लिया। खाया पिया कुछ नहीं, क्लास तोड़ा, 12 आने। अब दोबारा 1 से गिनती शुरू की जाए। क्या तुम 100 तक गिनती पूरी कर चुके थे? रूमी ने मेरी जानिब देखकर कुछ इस संजीदगी से कहा कि वो तंज ना लगे। तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्हारे सर पर यह भूत चढ़ा था कि इतनी अहम सीरीज इंटरपोल के हवाले कर दी जाए। खूनी सौदागरों का यह खतरनाक सिंडिकेट कोई बच्चों की तंजीम नहीं है। इनके आदमी दुनिया में हर जगह मौजूद और चौकस होते होंगे। क्या खबर किसी मुखबर की वजह से ही ये सब हुआ हो? मेरी बात मुबालगा आमेजी से आ रही और हकीकत पर मबनी थी, इसलिए मेरी इस जवाबी चोट ने रूमी को जरा खफीफ कर दिया। तारिक बेचारे पर तो सन्नाटे वारिद हो चुके थे। खुमैरा ही ने हमें टोकने का फर्ज अंजाम दिया। वो धीरे से बोली, ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है। तुर्प का पत्ता हमारे हाथों से निकल चुका, बल्कि ज़ाया हो चुका। अब जो बचा खुचा है, इसी में कोई आइंदा का लाए अमल तैयार किया जाना चाहिए। तुम खबरें तो चला दो, मैंने रूमी को घूर कर कहा। वो भी गुमसुम हो गई थी, ताहम उसने फौरन मकामी न्यूज़ चैनल ऑन कर दिया। जोहू की खबरें पट्टी समेत चल रही थी, मगर मेरे और हुमैरा के सिवाय किसी का ध्यान इन खबरों की तरफ नहीं था। T3 और T4 से हाथ धो बैठने के बाद तारिक और रूमी सन्नाटे में आ चुके थे।
रूमी उठकर तारिक के पास जा बैठी और अब वो आपस में कोई सलाह मशवरा करने में मसरूफ थे। मैं भी लैपटॉप से नजरें हटाकर कभी कभी इनकी जानिब देख लेता था। यह हकीकत थी कि मुझसे पहले तारिक और रूमी इन बैनुल अक़वामी खूनी सौदागरों के रैकेट के खिलाफ काम कर रहे थे। सीरीज के मिलने के बाद इन्हें अपनी शबाना रोज और तवील मेहनत का अजर मिलने की पूरी उम्मीद हो चली थी। बल्कि बकौल रूमी के अब यह खूनी सिंडिकेट चंद दिनों की मेहमान थी, मगर अब जैसे हम एक ही झटके में बहुत ही पीछे चले गए थे। मेरा ध्यान फिर खबरों की तरफ हो गया। मैं कोठी नंबर 13 के मुतवक्का तौर पर जख्मी अफराद के बारे में जानने के लिए बेचैन था। एक चैनल पर इस ताज़ा वाक़े की लाइव कवरेज आ रही थी, जिसके मुताबिक 4 कार सवार हमलावर कोठी नंबर 13 में दाखिल हुए थे। इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में कोठी की मालकन रानी शोभा देवी और उसका बॉडी गार्ड पांडे मौका पर ही हलाक हो गए। बताया जाता है कि कोठी नंबर 13 में पहले ही से 2 गैर मुल्की मेहमान रहाइश पजीर थे और ये झगड़ा उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि बाद में वो दोनों जो जख्मी थे यानी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवरों के साथी थे और इन्हीं के साथ चले गए। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। चंद मजीद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। ओहो, रानी शोभा इस हमले में कत्ल हो गई। मैंने खुद कलामियां बुड़बुड़ाते हुए अपने होंठ सुकेड़े। रमेश अग्रवाल का कुछ नहीं बताया गया। हुमैरा ने मुझसे कहा, तारिक और रूमी को अपनी पड़ी हुई थी। सीढ़ीज के उड़ जाने के सबब इनका सारा मंसूबा धरे का धरा रह गया था। वो दोनों अभी इसी बात का गम मना रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि इन्हें इस ताज़ा वाक़े से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका शुमार जख्मियों में किया जा चुका है। मैंने हुमैरा के जवाब में कहा। रमेश अग्रवाल के जिक्र पर अचानक मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब मैंने उसे कोठी के मरकजी दरवाजे पर दराना वार पिस्तौल हाथ में लिए नमूदार होते देखा था। जब वो मार्टी या उसके साथियों की फायरिंग से लड़खड़ाया तो अकब से किसी ने उसे फौरन संभालते हुए खींच लिया था। मेरे ज़हन में यह सवालिया निशान किसी आंकड़े की तरह अब तक अटका हुआ था कि आखिर ये बहादुरी किसने दिखाई थी, क्योंकि ऐसी बहादुरी और ख़ास कर जानिसारी की तवक्का सिर्फ और सिर्फ अंदर मौजूद पांडे ही से की जा सकती थी। जबकि वो हमलावरों के पहले ही हल्ले में खबरों के मुताबिक रानी शोभा देवी समेत मारा जा चुका था। उम्र रसीदा मुलाजिम जोड़े और रोजी से ऐसी तवक्का नहीं की जा सकती थी। क्या सोचने लगे? मुझे सोचों में गुम देखकर हुमैरा ने अचानक पूछा तो मैंने अपनी उलझन से उसे आगाह कर दिया। मुमकिन है पांडे के अलावा कोई और भी इनका जीदार आदमी अंदर मौजूद हो। हरगिज़ नहीं। मैंने पूरे यकीन से नफ़े में सर हिलाया। मैंने पूरा दिन और एक रात अंदर गुजारी है। पांडे के सिवा अंदर कोई ऐसा जीदार आदमी नहीं था। इन दोनों की तो जरा खबर दो, इन्हें क्यों सांप सूंघ गया है? अचानक ही उमैरा ने मौजू बदला। इसका इशारा तारिक और रूमी की तरफ था। मैं गहरी सांस लेकर इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ और हाँक लगाई। अगर आप दोनों का शो खत्म हो चुका हो तो जरा इन ताज़ा हालात पर गौर व फिक्र किया जाए। तारिक संजीदा नजर आ रहा था। रूमी का चेहरा भी सुता पड़ा था। उसने मेरी जानिब देखा, फिर होले से बोली, क्या खबरें हैं? मैंने उसे मुख्तसरन आगाह कर दिया। वो तारिक का चेहरा तकने लगी। कमरे का महदूद माहौल यकायक असाबी खिंचाव और अजीब से सन्नाटे की जद में आ गया था। मैंने तारिक को आज से पहले कभी इतना मायूस नहीं देखा था। उसके चेहरे पर अफसोस, पछतावा और एक तरह की बरहमी भी आया थी, बल्कि अब झुंझलाहट और बरहमी की कैफियत ज्यादा मुतरश्शिय महसूस होती थी। हमने तुम्हारे मशवरे पर अमल करके सख्त गलती कर डाली। बिलाखिर तारिक ने रूमी की जानिब देखते हुए अपने दिल की भड़ास निकाल डाली। रूमी चौंक कर तारिक का मुंह देखने लगी। एक अहम कलयू हमारी मेहनत के तुफैल जब हाथ लग ही गया था तो इसे दूसरे के हवाले करने की क्या जरूरत थी? तारिक, रूमी का मशवरा गलत नहीं था, ना ही इसमें इसका कोई कसूर है। दफातन मैंने रूमी की हमायत में तारिक से कहा। वो मेरा चेहरा तकने लगा और रूमी भी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। इसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी वकालत भी कर सकता हूँ। वो अहम सीडीज हमारे पास से भी हैक हो सकती थी और हो चुकी हैं। मैंने वजाहत पेश करनी चाहिए। खामखा इसकी हमायत मत करो। इसके कानूनी मशवरों से तुम भी आजिज हो और अब तो मैं भी होने लगा हूँ। सारी बने बनाई बाजी हाथ से निकल गई, बल्कि जीती हुई बाजी थी ये। तारिक बदस्तूर चिल्ला कर बोला, इंटरपोल में यकीनन इन लोगों का कोई जासूस घुसा बैठा होगा जिसने बिग फोर्स को मुतल्ला कर दिया। बिग फोर के आदमी हर जगह फैले हुए हो सकते हैं, उमैरा बोली। जरूरी तो नहीं कि इनका जासूस सिर्फ इंटरपोल ही में घुसा बैठा हो। रूमी ने उमैरा की तरफ देखकर कहा, तो क्या हमारे दरमियान होगा? तारिक ने चिढ़ कर कहा, दुश्मनों में भी तो कोई हो सकता है। रूमी ने अपना दिफा करना चाहा। दुश्मनों में सिर्फ यह हकीकत भोला नाथ को मालूम थी या फिर गौहर शाह और ताज को, जबकि वो सीरीज इससे पहले ही उड़ा दी गई हैं, जिसका साफ मतलब है कि इंटरपोल की खुफिया कार्रवाई भी इस सिंडिकेट की नजरों से छुपी नहीं रही।
तारिक ने मुदल्लल बात करके मौजू ही तमाम कर दिया। अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं, हमारा मिशन तो अपने मरबूत खतूत पर जारी है ही, इसे ही अब मजीद तेज कर देना चाहिए। दुश्मन सारे हमारी नजरों के सामने हैं, जख्मी और कमजोर पड़ चुके हैं। मैंने कहा, जाहिर अब यही करना पड़ेगा। तुम्हारी बात और है सैफ, मगर रूमी और मेरे नजदीक अहम इस पूरे सिंडिकेट का सफाया करना था। तारिक हारे हुए अंदाज में शाने गिराते हुए बोला, इतने बड़े सिंडिकेट के खिलाफ हमारे हाथ एक बहुत अच्छा शॉर्टकट लगा था। ताम इस खुशफहमी में भी हमें नहीं रहना चाहिए कि दुश्मन कमजोर हो चुके। हाँ, दुश्मन जख्मी जरूर हुए हैं मगर कमजोर नहीं अभी। बिलाखिर तारिक ने कहा, सिंडिकेट के बिग फोर बनने की दौड़ ने अगरचे इनमें फूट सी डाल दी है, मगर गौहर शाह और शंकर चांकिया वाला ग्रुप ज्यादा ताकतवर है। तुम क्या समझती हो कि मैं सिर्फ अपने दुश्मन रमेश, गौहर शाह और ताज को अंजाम तक पहुंचाकर तुम्हारा और रूमी का साथ छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने पूरे इस्तेहकाम से कहा। तारिक मेरी जानिब देख कर मुस्कुराया। देखा जाए तो रमेश और गौहर शाह वाला मामला कुछ पुरस्कारियत का गुमाज बनता जा रहा है। हुमैरा ने मौजू असल की जानिब घुमाते हुए कहा, सीडीज के मामले में रमेश, गौहर शाह और ताज को भी मारने पर तुल गया। इधर शंकर चांकिया के हवाले से मार्टी और चंदन गौहर शाह के दोस्त बने हुए हैं, दोनों के दरमियान टन चुकी है। रमेश अलबत्ता बिग फोर्स के चंद अहम राजों और इनके मौजूदा ठिकानों से वाकफियत हासिल कर चुका है। इसके सामने पूरे सिंडिकेट पर काबिज होने का ख्वाब है, मगर बगैर सीडीज के वो भी ऐसा नहीं कर सकता। वो कर सकता है, मैंने जोर देते हुए कहा। तारिक मेरा चेहरा तकने लगा। रमेश और रानी शोभा की बातें मैंने बहुत गौर से सुनी थी। रमेश का रानी के पास आने या रानी का उसे खास तौर पर अपने पास बुलाने का मकसद एक ही था। रमेश इब्तिदा ही से ऊंची उड़ान के बारे में सोचता रहा है। मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा उसके साथ कई बार टाकरा हो चुका है और मैं रहा भी हूं उसके साथ। जानू वासिल, सर्जन अमरनाथ जैसा कि मैं बता चुका हूं, वो बिग फोर का करीबी साथी रह चुका है। इसी के साथ रहते हुए रमेश ने भी कोई रंग पकड़ा था। सीडीज उसे ना भी मिली तो उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि हदफ उसके सामने है और वो नेपाल की हिमालयाई सरहद तक जाने का इरादा किए हुए है, जहां बिग फोर्स अपने कुछ करीबी साथियों के साथ किसी खास फैसले के लिए इज्तिमा किए हुए हैं। रमेश उन पर वहीं शब-ए-खून मारने का अजीम मंसूबा बना रहा है, जिसके लिए उसे रानी शोभा देवी की मदद की जरूरत थी। अब देखना यह है कि रानी के मरने के बाद वो कैसे अपने इस अजीम मंसूबे पर अमल दरामद करता है। गौहर शाह और ताज की तरह रमेश भी अब अकेला रह गया है। हुमैरा ने मेरी बात की तौसीक करते हुए कहा, अब ये लोग मायूस होने लगे हैं और इसी चीज ने इन्हें बगावत पर उकसाया है। यूं बज़ाहिर रमेश के सामने अब कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं रही है, मगर रमेश निचला बैठने वाला आदमी नहीं है। अगर हम उसे गिरफ्त में ले लें तो नेपाल की हिमालयाई गुमनाम रियासत में इन बिग फोर्स के इज्तिमा का मकाम मालूम करके इन्हें अपना टारगेट बना सकते हैं। हम सब हुमैरा का चेहरा तकने लगे। मुझे फख्र महसूस हुआ था कि हुमैरा हालात का बहुत बारीक बीनी से न सिर्फ तजिया कर रही थी, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से लाइन ऑफ एक्शन से मुतल्लिक तजावीज़ भी देने की अहल साबित हो रही थी। कम अज़ कम रूमी के लिए एक बहुत बेहतर जवाब था, जो इब्तिदा में उसे हुमैरा को एक बोझ या पाँव की जंजीर समझे हुए थी। तारिक ने भी गौर करने के अंदाज में हुमैरा की तरफ देखा। मैं हुमैरा की बात से इत्तिफाक करूंगा, बिलाखिर मैंने कहा। हमें सीडीज के ज़ाया होने का मातम छोड़कर फिलफोर डॉक्टर रमेश अग्रवाल पर हाथ डालना होगा। फिर मैं तारिक की भी हिम्मत बढ़ाते हुए बोला, तारिक, सीडीज के जरिए तुम जो शॉर्टकट अपनाए हुए थे, अब यही शॉर्टकट तुम्हें डॉक्टर रमेश की सूरत मिलने वाला है। क्या कहते हो आज ही इस मलऊन और मरदूद पर हाथ डाल दिया जाए? मैंने आखिर में उसके राय चाही। मुझे खुशी हुई जब तारिक और रूमी ने हुमैरा और मेरी तजवीज़ को न सिर्फ पसंद किया बल्कि इस पर फौरी तौर पर अमल कर डालने पर रजामंद भी हो गए। बिलाखिर लाहे अमल यही तय पाया कि हम चारों साथी दो दो टोलियों में बंटकर बैक वक्त इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं और हुमैरा कोठी पाम हाउस का रुख करेंगे, जबकि तारिक और रूमी बांद्रा वेस्ट जाकर हार्बर हाउस में गौहर शाह वगैरह की खबर लेंगे।